प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में अपन ने पढ़ा था सांझाकालीन कला तक। उसके बाद अपन पढ़ते हैं औरंगजेब काल। औरंगजेब काल को मुग़ल शैली का पतन कहते हैं। औरंगजेब सांझा की मृत्यु के बाद या सांझा के बाद औरंगजेब मुग़ल शासन की गद्दी पर बैठा। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था, जिसने अपने भाइयों की हत्या कर व अपने पिता को बंदी बनाकर और कारागृह में डालकर स्वयं गद्दी पर बैठ गया, जिसने कला से घृणा की और इस्लाम में कला को निषेध घोषित कर दिया। जिसने कला को इतनी हीन भावना से देखा और स्वयं अपने शब्दों में कहा था कि जिस प्रकार किसी मदिरा पान करने वाले समूह में पवित्र व्यक्ति को देखा जाता है, उसी प्रकार मैं कला को देखता हूँ। उसने कलाकारों को कला कर्म छोड़ने पर मजबूर कर दिया और कलाकारों को रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, अन्य कार्य करने लगे। चित्रांकन पूर्णतः बंद हो गया। औरंगजेब के समय मुग़ल कला का सूरज ऐसा अस्त हुआ कि फिर कभी उदय ही नहीं हुआ। औरंगजेब के बाद शासक सभी विलासिता में डूबे रहे। उन्हें अपनी ही सुध नहीं रही तो वो कला की सुध क्या रखते। परिणामतः अकबर काल में जिस मुग़ल शैली का जन्म हुआ था और जहांगीर काल में जो चरमोत्कर्ष पर पहुँचे थे, उसका पतन औरंगजेब के शासनकाल में हो गया था। उसका सूर्यास्त औरंगजेब काल में हो गया। इतिहास कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि जिस मुग़ल शैली का जन्म मुग़ल दरबार में हुआ, उसका पतन भी मुग़ल दरबार में हो गया था। मुग़ल कला के महत्वपूर्ण चित्र। अब अपन अगला पॉइंट पढ़ते हैं, मुग़ल कला के महत्वपूर्ण चित्र। मुग़ल काल के महत्वपूर्ण चित्रों में अपन 4 चित्रों का वर्णन मुख्य रूप से पढ़ते हैं, जिनमें सबसे पहले सलीम का जन्म, कबीर और रैदास, दारा सिकोय की बारात, जहांगीर का सपना और बाज पक्षी प्रमुख चित्र हैं। प्रथम चित्र सलीम का जन्म अकबरकालीन चित्रों में महत्वपूर्ण चित्र रहा है। यह चित्र अपने तल विभाजन और विहंगम दृश्यमानता के लिए प्रसिद्ध रहा है। तल विभाजन का अर्थ मतलब विभक्त जो स्थिति स्थान का विवरण जो किया गया है, बांटा गया है, उसके लिए प्रसिद्ध रहा है। इस चित्र में संपूर्ण कथानकों का विभिन्न खंडों में बांटकर अंकन किया गया है। महल के बाहर खैरात बांटने का दृश्य, महल के भीतर नृत्यरत स्त्री अंकित हैं। एक खंड में सलीम को स्नान कराने का दृश्य, वहीं अगले खंड में प्रसूति गृह दिखाया गया है। ऊपरी भाग में छत पर मोर को अंकित किया गया है। संपूर्ण चित्र में आकर्षक रंग संगति है। इस चित्र को अकबरकालीन कलाकार केसु के द्वारा बनाया गया था। द्वितीय चित्र आता है कबीर और रैदास। सांझाकालीन चित्रों की संपूर्ण विशेषता को दर्शाने वाला चित्र कबीर और रैदास प्रसिद्ध चित्र है। यह चित्र सांझाकालीन प्रधान कलाकार फ़कीर उल्लाह खान के द्वारा बनाया गया चित्र था। 1640 ईस्वी में अंकित किया गया था। इस चित्र की रंग संगति, धूसर रंग संगति वाले इस चित्र में ग्रामीण परिवेश को परिवेश दर्शनीय है। झोंपड़ी के बाहर कबीर कपड़ा बनते, वहीं रैदास चटाई पर बैठे हैं। दोनों ही दीन दुनिया को भूलकर ईश्वर के ध्यान में मस्त हैं। दोनों भक्तों को कृशकाय बनाया गया है, अर्थात दुबले पतले शरीर में बनाया गया है। मटमैले भूरे रंग की प्रधानता से विषयगत प्रासंगिकता को बल दिया गया है। मतलब इस चित्र में मटमैले धूसर रंग का जो प्रयोग किया गया है, वो इसकी प्रासंगिकता, विषय है उसके प्रसंग को बताने पर बल देता है। बॉर्डर नीले रंग में दर्शाया गया है। सांझाकालीन श्रेष्ठ चित्र माना जाता है इसे। तीसरा चित्र आता है दारा सिकोय की बारात। यह भी सांझाकालीन प्रसिद्ध चित्र है, जो टेम्परा टेक्निक में बनाया गया था और सांझाकालीन हाजी मदानी के द्वारा बनाया गया चित्र है। इस चित्र में सांझा के पुत्र दारा सिकोय की बारात के दृश्य का अंकन किया गया है। यह चित्र मुग़लकालीन चित्रों में अपने संयोजन के लिए जाना जाता है। संयोजन का तात्पर्य कि व्यवस्था के लिए जाना जाता है। चित्र में वस्त्र, आभूषण, घोड़ों, शाही लवाजमे का चित्र आकर्षक है। दूल्हे के परिधान में घोड़े पर सवार दारा, पीछे घोड़े पर सांझा, हाथियों पर राज परिवार की स्त्रियां व वादक दल को बहुत ही आकर्षक ढंग से संयोजित किया गया है। बारात के स्वागत के लिए हाथ जोड़े खड़े स्त्री पुरुषों का अंकन इस चित्र में कथानक को अधिक स्पष्ट करता है। चित्र में आतिशबाजी व सजावट चित्रकार की सुंदर कल्पना शक्ति का परिचय देती है। मानव आकृतियों एक चश्मी बनाई गई हैं। यह चित्र टेम्परा टेक्निक में हाजी मदानी के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र है, जो सांझाकालीन प्रसिद्ध चित्रों में है। जहांगीर का सपना, यह जहांगीरकालीन प्रसिद्ध चित्र है और जहांगीरकालीन प्रसिद्ध चित्रकार अबुल हसन के द्वारा बनाया गया था।
जिसको अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि से सम्मानित किया, जो इसी चित्र पर किया गया था। यह चित्र जहांगीर काल के प्रमुख कलाकार अबुल हसन के द्वारा चित्रित किया गया। इस चित्र में जहांगीर को ईरानी साहबबाज से गले मिलते दर्शाया गया है। वास्तव में दोनों शासक कभी मिले ही नहीं थे। यह चित्र उस दौर का है जिस समय इन दोनों में आपस में संबंध अच्छे नहीं थे। जहांगीर के ईरानी सफ़ी सुल्तान से रिश्ते मधुर नहीं थे। चित्रकार अबुल हसन ने चतुराई से चित्र में जहांगीर को श्रेष्ठ व विश्व विजेता के भाव से अंकित किया है। चित्र में ग्लोब पर जहांगीर को शेर पर व अब्बास को भेड़ पर खड़े बनाया गया है। वस्त्र आभूषणों व प्रभा मंडल से जहांगीर को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास किया गया है। ग्लोब पर अंकित विश्व मानचित्र तत्कालीन संदर्भ में सटीक माना जाता है। चित्र में स्वर्ण प्रभामंडल अंकित कर जहांगीर की उपाधि नूर अल दीन अर्थात आस्था की रोशनी को प्रतिबिंबित करती है। मतलब जहांगीर को नूर अल दीन की उपाधि से सम्मानित किया, आस्था की रोशनी सम्मानित किया था, जो प्रतिबिंबित होती है इसमें। चित्र टेम्परा रंगों से बनाया गया है। टेम्परा रंग होते हैं मोटे अपारदर्शी रंगों के द्वारा बनाया गया, जिनको पोस्टर रंग कहते हैं, जिसमें स्वर्ण रजत रंगों की अधिकता है। चित्रकार अबुल हसन को इस चित्र पर जहांगीर ने नादिर उल जमा अर्थात युग श्रोमणी की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला चित्र आता है, अगले इसके मुगल कला के प्रसिद्ध कलाकार आते हैं। अब मुगल कला के प्रसिद्ध कलाकारों में सबसे पहले जैसे अकबरकालीन कलाकार हैं, फिर जहांगीर कालीन कलाकार हैं और फिर शाहजहाँकालीन कलाकार हैं। इनका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले अकबरकालीन कलाकार मीर सैयद अली। यह मीर सैयद अली जो कलाकार था, अकबर के पिता हुमायूं के दरबार में ईरान से भारत आया था। यह ईरानी चित्रकार हुमायूं के साथ भारत आया था। यह ईरान के सफ़वी शैली का चित्रकार था, अर्थात यह ईरानी शैली को जानने वाला कलाकार था। इसका पिता का नाम मंसूर था, जो स्वयं चित्रकार था। मीर सैयद अली अपना उपनाम जुदाई लिखता था। इसके चित्रों में सुंदर और मोहक वातावरण मिलता है। हमजानामा के चित्र इसके निर्देशन में बने। इसके बनाए चित्रों में लैला मजनू, इसके द्वारा बनाए गए जो चित्र हैं, इसके प्रसिद्ध चित्रों में से आते हैं लैला मजनू का चित्र, मजनू का जन्म तथा पिता का व्यक्ति चित्र, जो मीर सैयद अली के प्रसिद्ध चित्रों में से गिने जाते हैं। इसके बाद दूसरा कलाकार आता है ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी। यह भी हुमायूं के साथ ईरान से भारत आया था। हुमायूं के शासनकाल से रहकर अकबर के काल तक इसने कार्य किया और आमिर हमजा के चित्रों को इसने भी चित्रित किया तथा अकबर को इसने चित्रकला भी सिखाई थी। यह हुमायूं के साथ भारत आया था। ईरानी कला केंद्र के राज्य का रहने वाला था। श्रेष्ठ चित्रकारी के कारण इसे श्री कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। श्री कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसने हुमायूं और अकबर के दरबार में कला कर्म किया तथा हुमायूं और अकबर को कला शिक्षा भी दी। यह अकबर की चित्रशाला का प्रमुख कलाकार था। इसके शिष्य भी श्रेष्ठ कलाकार हुए और अकबर का प्रिय कलाकार रहा। इसके बाद आता है दसवंत। दसवंत भारतीय कलाकार है और भारतीय कलाकार दसवंत और बसावंत दो कलाकार थे, जिन्होंने अकबर के शासनकाल में ईरानी रूपों को भारतीय भावों में चित्रित किया था और मुगल शैली को प्राणवान बनाने वाले कलाकारों में गिने जाते हैं। दसवंत अकबर की चित्रशाला में श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था। ये प्रारंभ में यह चित्रशाला में सेवक था। इसने अब्दुस्समद से चित्रकारी सीखी थी। रज्मनामा में इसने सुंदर चित्र बनाए, विचित्र आकृतियों का भी अंकन किया, दैनिक जीवन पर आधारित पौराणिक दृश्यों को भी अंकित किया। मुगल कला में भारतीयता का भाव इसी कलाकार की देन है, अर्थात मुगल कला में जो भारतीयता की देन है वो इन्हीं कलाकारों की देन है। बसावन यह भी हिंदू कलाकार था और अकबर काल का भारतीय कलाकार गिना जाता है। अकबर के दरबार का महत्वपूर्ण हिंदू चित्रकार था। इसने 100 के आसपास चित्र बनाए। अबुल फजल ने इसकी बहुत प्रशंसा की थी। अबुल फजल कौन था? आईन अकबरी के रचनाकार था, जिसने आईन अकबरी में इसकी बहुत प्रशंसा की है। बसावन के चित्र यथार्थ के नज़दीक अधिक हैं। यह कलाकार पृष्ठभूमि बनाने, मुखाकृति की विशेषताओं का अंकन करने, रंगों के मिश्रण तैयार करने में श्रेष्ठ था। बाबरनामा, अकबरनामा आदि ग्रंथों में इस कलाकार ने चित्रण कार्य किया। इसके बाद आते हैं अबुल हसन। अबुल हसन जहांगीर काल का सर्वश्रेष्ठ कलाकार था या प्रिय कलाकार था जहांगीर का, जो अकारिजा का पुत्र था, जिसको जहांगीर ने जहांगीर का सपना शीर्षक चित्र पर नादिर उल जमा की उपाधि
से सम्मानित किया। जहांगीर का प्रिय कलाकार था। इसके बाद मंसूर जहांगीर काल का प्रसिद्ध पक्षी चित्रण में अद्वितीय कलाकार था, जिसके द्वारा बनाए गए चित्रों में बाज पक्षी, चाहे पक्षी अड्डा शीर्षक वाला चित्र और टर्की मुर्गा जैसे प्रसिद्ध चित्र हैं। जहांगीर ने इस कलाकार को नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित किया। इसके अलावा मंसूर के बाद मिस्किन पशु चित्रण में जहांगीरकालीन श्रेष्ठ कलाकार था। बिसनदास जहांगीर काल का छवि अंकन में अद्वितीय कलाकार रहा, जिसके द्वारा बनाए गए शेख फूल सूफी संत का चित्र प्रसिद्ध है, जो ईरान में यह शिक्षा ग्रहण करने गया उस समय बनाया गया चित्र है। फिर आते हैं मुगल कला की प्रमुख विशेषताएं। अब मुगल कला की प्रमुख विशेषताओं में अपन पढ़ते हैं कि अपन ने मुगल कला में पढ़ा सबसे पहले बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो अपन ने बाबर में पढ़ा कि बाबर ने तो ईरानी शैली में चित्रांकन कार्य करवाया, अर्थात उस समय की जो चित्र शैली थी वो सफवी शैली कह सकते हैं, हिरात शैली कह सकते हैं। हिरात शैली के चित्र बने। बाबर के बाद जब हुमायूं का काल आया तो हुमायूं के काल में भी दो ईरान से कलाकार आए, एक का नाम मीर सैयद अली था और एक का नाम ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी था। ये दोनों कलाकार कहाँ के थे? ईरान के होने के कारण हुमायूं के शासनकाल में भी जो चित्रांकन कार्य किया गया वो ईरानी शैली में चित्रांकन कार्य किया गया, अर्थात बाबर और हुमायूं तक की जो कला शैली है वो ईरानी शैली रही। इसके बाद अकबर की कला शैली आती है। अकबर के काल में अकबर की विचारधारा अनुसार समन्वयवादी प्रवृत्ति के चित्र बने। अब समन्वयवादी प्रवृत्ति में क्या, भारतीय व ईरानी भावों को आपस में मिला दिया गया और मिलाने के बाद ही तो एक नवीन कला शैली का जन्म हुआ जिसको मुगल शैली कहा गया था, है ना। तो अभी इन्हीं विशेषताओं को अपन अकबर काल की विशेषताओं को ही पढ़ते हैं कि अकबर काल में किस तरह का चित्रांकन किया गया, कौन से विषयों का चित्रांकन किया। जैसे अकबर ने सभी धर्मों को महत्व दिया और सभी धर्मों को महत्व देने के बाद क्या किया, अपने दरबार में किसी भी धर्म को मानने की अनुमति दे दी। अब किसी भी धर्म को मानने की अनुमति दे दी तो निश्चित है इसी आधार पर चित्रांकन कार्य किया। तो कुछ तो भारतीय ग्रंथों के चित्र बने, कुछ भारतीय ग्रंथों के चित्र बने, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों के चित्र बने और कुछ व्यक्ति चित्रों को बनाया गया। तो ये एक विशेषता तो इसकी यही हो जाती है मुगल शैली की विषय से संबंधित, कि अकबर काल में कौन से विषय के चित्र बने, जहांगीर काल में कौन से विषय के चित्र बने और शाहजहां काल में कौन से चित्र बने। शाहजहां काल में जाकर जो चित्र बने वो दरबारी शान शौकत तक सीमित हो गए थे, अर्थात अदब कायदे, राजा महाराजा, रानी महारानी और युवरानी व उनके स्नेहियों के चित्रों को चित्रित किया गया था। तो अपन विशेषताओं में पढ़ते हैं। सबसे पहले मुगल शैली की प्रमुख विशेषताओं में विषय में पढ़ते हैं, जिनमें सभी चित्रण दरबारी शान शौकत, सामाजिक जीवन का चित्रण दरबारी अनुशासन के कारण मानवीय चित्रों की कतार से दिखाई देती है। मतलब क्या है कि अकबर के समय या मुगल शैली में मानवीय चित्र, मनुष्य व्यक्ति चित्रों को अधिकतर रही। आखेट के चित्र, ऐतिहासिक घटनाओं के चित्र, प्राकृतिक चित्रण, पशु पक्षी चित्र, धार्मिक चित्र, पौराणिक चित्र तथा दरबारी चित्रों का प्रभावी चित्रण हुआ। मैंने आपको बताया कि अकबर और जहांगीर के काल में इसी तरह के चित्र बनाए गए थे। जैसे भारतीय ग्रंथों के चित्र, ऐतिहासिक ग्रंथों के चित्र, व्यक्ति चित्र और ये दरबारी शान शौकत के चित्र बनाए गए थे। तो ये अपनी मुगल शैली की विशेषता हो जाती है। दरबारी शान शौकत, शिकार, युद्ध संबंधी चित्र इस शैली में विशिष्टता लिए हुए हैं। हाथी, बैल, मुर्गे, बटेर, तीतरों की लड़ाई के चित्र भी बड़े सुंदर बने। आमिर हमजा, शाहनामा जैसी ईरानी कथाओं के चित्र बनाए गए थे। लैला मजनू, श्री फरहाद की प्रेम कथा के चित्र बनाए गए। हिंदू धार्मिक कथाओं में जैसे रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ के चित्र बनाए गए। ऐतिहासिक चित्रों में स्वयं मुगल शासकों के जीवन की बीती हुई घटनाओं को बखूबी से चित्रांकन किया गया था, जिनमें तारीख खानदान, तैमूरनामा आधारित चित्रांकन किया। रंग योजना में चित्रों की पृष्ठभूमि में प्राय धुंधले, उदासीन, पीतल जैसे रंगों का प्रयोग हुआ। कपड़ों, पर्दों, कालीनों तथा अन्य साज सामान में जटिल आलेखन किया गया था। यह मुगल कला की विशेषता रही थी, इस तरह के आलेखन की। और सोने जैसे रंग का भी प्रयोग किया गया। मुगल कालीन कला में आरंभिक काल में 1.5 चश्मी चेहरों का अंकन किया गया था, बाद में 1 चश्मी चेहरों का अंकन किया गया। मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1.5 चश्मी चेहरा तो वह होता है जिसमें एक साइड के चेहरे से कुछ अधिक बनाना 1.5 चश्मी चेहरा होता है, और 1 चश्मी चेहरा वह होता है जिसमें एक ही तरफ का चित्र या एक ही साइड का चित्र बनाया जाता है, उसे 1 चश्मी चेहरा कहा जाता है। तो 1 चश्मी चेहरों का अंकन किया गया। मुगल शैली के चित्रों में भवनों का अधिक प्रयोग हुआ, जिनमें घुमावदार मेहराब, मतलब मुगल शैली में भवन अधिक बनाए गए जिनमें घुमावदार मेहराब दरवाजे घुमावदार मेहराब वाले होते हैं, उनको बनाया गया। स्तंभों
का मोजाइक चित्रण, स्तंभों पर मोजाइक चित्रांकन किया गया। मोजाइक का मतलब होता है पच्चीकारी, जैसे शीशे वगैरह लगाकर चिपकाकर उनका अंकन किया गया। मुगल शैली के चित्रों में भवनों का अधिक प्रयोग किया गया, जिनमें घुमावदार मेहराब, स्तंभों का मोजाइक चित्रण, दुर्गों के विशाल द्वार, परकोटे, कंगूरे, बुर्ज आदि विशेषताएं दिखाई देती हैं। बुर्ज होती है चारों तरफ, जो एक रक्षक हुआ करते थे, उन रक्षकों को बैठने का जो स्थान हुआ करता था उसे बुर्ज कहा जाता था, आदि का अंकन किया गया था। मुगल कला में जन सामान्य के चित्रों का अभाव रहा, क्योंकि मुगल कला दरबार तक सीमित रही थी, दरबार से बाहर नहीं बनी थी। स्त्री आकृतियां गौण रही थी, केवल राज्य अधिकारियों, सम्राटों, समाज नियंत्रक, देश के भाग्य निर्णायक की दिनचर्या व रुचियों का ही चित्रण दिखाई देता है। मुगल शैली दरबार तक ही सीमित रही थी। मुगल शैली के चित्रों में अग्रभूमि में यथार्थवादी दृष्टिकोण है। मुगल शैली के चित्रों में रेखाओं में लयात्मकता और गति है। यह चित्रकला जन साधारण के जीवन से दूर रही थी, अर्थात दरबार में ही रही थी, और कभी भी उसका संबंध लोक भावनाओं से नहीं हो पाया। मुगल कला, मुगल वैभव, विकास ठाट बाट में खोई रही। इसके अधिकांश चित्र इतने मूल्यवान होते थे कि साधारण जनता इनका व्यय भी नहीं कर सकती थी।